हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम्स लॉ उसको डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, किसने दिया है ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं, ओम्स लॉ कैसे फुलफ़िल होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं कि दिस लॉ इज़ गिवन बाय द जर्मन फिजिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम। तो ये किसने दिया है? तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है इन द ईयर 1872। कब दिया गया है? तो ये ईयर 1872 में गिवन है। इट इज़ अ रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है? ये जो है एक रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच? तो करंट के बीच और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। It give a relationship between the current I flowing in the metallic wire and the potential difference V across its terminal। तो किसके किसके बीच आपका रिलेशन शो करता है? तो ये रिलेशन शो करता है V एज वेल एज I के बीच में। क्या है ओम्स लॉ वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड, प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि टेम्परेचर रिमेन अनचेंज रहेगा, मतलब टेम्परेचर में हमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टेम्परेचर जो है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। कह सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस द एंड, और उसको अप्लाइड कर रहे हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच द करंट I फ्लो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तब हम लोग ओम्स लॉ पे कह सकते हैं कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। कब? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मीन्स व्हाट? टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, टेम्परेचर जो है वही रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कोई भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगा? दैट इज़ R। कांस्टेंट क्या है? R। और इसी R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो तब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमने क्या लगाया? R। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल टू IR, और ये R क्या है? ये जो है कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसी से फिर हम लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई R होता है और R इक्वल टू V बाई I होता है। तो ये तीन फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वेयर R क्या है? तो R जो है एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पर। तो हम लोग जान गए कि रेसिस्टेंस क्या है। एक्चुअली में ये जो है कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेसिस्टेंस भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। फ्रॉम द अबव फार्मूला इट इज़ क्लियर दैट द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। इस फार्मूले से हमें क्या क्लियर हो गया है? यहाँ देख पा रहे हैं, इस फार्मूले से हमें क्या क्लियर हो गया है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेसिस्टेंस के। एंड और इफ़ रेसिस्टेंस इज डबल देन द करंट गेट हाफ। जब हम लोग रेसिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब हम लोग रेसिस्टेंस को डबल करेंगे देन करंट गेट हाफ्स। इफ़ द रेसिस्टेंस हाफ देन द करंट गेट डबल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं कि R क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। इसीलिए अगर हम लोग रेसिस्टेंस को क्या करते हैं? डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाएगा, और अगर हम लोग करंट को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? जो हमारा मेन है वो है VI ग्राफ। VI ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है? ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट I is found to be a straight
लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ ओमिक कंडक्टर। कैसा दिखेगा ये? स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखेगा? ये सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है। तो क्या देख रहे थे कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट के। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, या कह सकते हैं जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। तो हमें किस टाइप का जो आपका ग्राफ मिलेगा? हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इससे क्लियर हो जाता है कि आपका V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ का? तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन है कि टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मटेरियल हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है या फिजिकल स्टेट है उसको वो कांस्टेंट रहना चाहिए ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ इज़ अ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी ऐसा यूनिवर्स में कोई भी ऐसा मटेरियल या वायर नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर क्या हो? रिमेन कांस्टेंट हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।